कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले अच्छे से अच्छे काम करने के लिए, लेकिन जो लोग आपके कामों में कमी निकालना चाहते हैं वो आपके कामों में कमी निकाल ही लेते हैं। आपके कामों से वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो आइए आज हम एक ऐसे ही कहानी सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं नूतन पांडे। हमारे YouTube चैनल सनातन पौराणिक कहानियाँ में आपका हार्दिक स्वागत है। ये शुरू करते हम ये कहानी। गाँव में एक गरीब लड़का रहा करता था। उसका नाम बिरजू था। उसके परिवार में उसकी एक बूढ़ी माँ थी और कोई नहीं था। वह लड़का बहुत सारे बकरी पाल रखे थे और अपना जीवन बसर इसी के सहारे किया करता था। वो बकरी चराने के लिए गांव से दूर जंगल में जाया करता था। एक दिन वो बकरी चराने के लिए जंगल में गया, लेकिन जब वह जंगल में बकरी को लेके गया तो बकरी जंगल में चरने लगा और वह लड़का जंगल में एक नदी के किनारे बैठकर नदी में कंकर फेंक के कुछ मन ही मन सोचने लगा। के किनारे बहुत सारे लाल पत्थर थे। पत्थर उठा के लड़का नदी में फेंकने लगा। फेंकते फेंकते उसके सारे पत्थर खत्म हो गए। लास्ट में एक पत्थर बच गया। वो पत्थर लेके वो बकरी को लेके जंगल से बाहर गांव में आ गया। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति उसके हाथ में वो लाल पत्थर देखा तो पहचान गया कि ये मूंगा है। वो बूढ़ा व्यक्ति राजा को जाके ये सूचना दे दिया कि गांव में जो बकरी चराने वाला बिरजू नाम का लड़का है उसके पास एक मूंगा है। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजकर उस लड़के को बुलाया और उससे कहा, तुम्हारे पास जो मूंगा है वो मुझे दे दो। पर वो बिरजू उस मूंगा को पहचानता नहीं था। उसे लगा कि ये तो कोई साधारण सा पत्थर है। राजा से कहने लगा, नहीं साहब, मेरे पास तो कोई मूंगा नहीं है। मैं तो बहुत गरीब लड़का हूँ। मैं बकरी चराता हूँ और उसके दूध को बेचकर अपने घर परिवार का गुजर बसर करता हूँ। मेरे पास कोई मूंगा नहीं है। तब राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति को भी बुलाया। तब बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि जंगल से लौटते वक्त तुम्हारे हाथ में जो लाल पत्थर था, राजा साहब उसी पत्थर की बात कर रहे हैं। तब वह लड़का ने वो पत्थर निकाल के राजा साहब को दे दिए। राजा ने उस मूंगा से अपने बेटी के लिए एक सुंदर सा माला बनाकर अपने बेटी को पहनने के लिए दिया। और राजकुमारी जब वो माला पहनकर बगीचे में घूमने के लिए गई तब उस बगीचे में एक तोता और मैना एक पेड़ के डाली पर बैठे हुए थे। तब मैना ने तोता से कहा कि आज राजकुमारी कितनी अच्छी लग रही है ना। तब तोता ने कहा, क्या खाक अच्छी लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हरही गाय के गले में ढेंग बांध दिया गया हो। हरही गाय का मतलब होता है जो गाय बदमाश होते हैं, उसके गले में गांव में एक मोटा सा और थोड़ा बड़ा सा लकड़ी के डंडे बांध देते हैं ताकि गाय दौड़े या भागे तो उसके पैर पे चोट लगे और वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। तोता और मैना की बात जब राजकुमारी ने सुना तो वो अपने महल आकर उदास होकर लेट गई। जब राजा को यह पता चला कि उनकी बेटी उदास है तब उन्होंने अपने बेटी को बुलाकर उनसे उनकी उदासी के कारण पूछे। अब राजकुमारी ने बताया कि जंगल में तोता और मैना उसके माला को देखकर क्या बातें कर रहे थे। तोता ने यह भी कहा था कि अगर ये माला पूरे मूंगे के बने होते तो और भी अच्छा लगता। राजकुमारी ने ये बात राजा से बतला दिया कि तोता ऐसे ऐसे कह रहा था तो मुझे पूरे माला मूंगा का चाहिए। अब राजा असमंजस में था कि इतने सारे मूंगा कहाँ से लेके आए। राजा बहुत परेशान था कि इतने सारे मूंगा कहाँ से लेके आए और इसके लिए पूरे मूंगे की माला कैसे बनवाए। मैंने अपने सिपाही को भेजकर बिरजू को बुलाया और बिरजू से कहा कि तू और भी मूंगा लाकर मुझे देगा। तब बिरजू ने कहा, साहब मेरे पास तो एक ही वो लाल पत्थर था और तो मेरे पास नहीं है। अब मैं आपको कहाँ से ला के दूँ? तब राजा ने कहा कि तू कहीं से भी ला के दे, लेकिन मूंगा ला के तू ही देगा, क्योंकि मेरी बेटी को पूरे मूंगे की माला चाहिए और वो उदास है। अगर तू मुझे मूंगा ला के नहीं देगा तो मैं तुझे अपने राज से निकलवा दूंगा। और उस लड़के को 2 दिन का समय देकर उसे भेज दिया। बिरजू बहुत परेशान था कि वो कहाँ से मूंगा लेके आएगा। वो बकरी चराने के लिए फिर से उसी जंगल में गया और उसी नदी के किनारे बैठकर सोचने लगा कि वो कहाँ से इतना सारा मूंगा लेके आएगा।
थोड़ी देर नदी के किनारे जब वो बैठा रहा तब उसे लाल पत्थर बहुत सारा नदी में उबलता हुआ दिखा और थोड़ी ही देर में सारे पत्थर उसके पास आ गए। वो जल्दी जल्दी वो सारे पत्थर छान कर ले आए और राजा को दे दिए। राजा ने पूरे मूंगे से माला बनवाकर अपने बेटी को पहनने के लिए दिया। राजकुमारी माला पहनकर उसी बगीचा में गई और उस बगीचे में उसी पेड़ पे तोता और मैना बैठे हुए थे। फिर मैना ने तोता से कहा, अब देखो, अब राजकुमारी कितना प्यारी लग रही है ना। तब तोता ने कहा, क्या खाक प्यारी लग रही है? ये तो वैसे ही लग रही है जैसे पहले लग रही थी, हर ही गाय के गले में ढेंग लगा हो। इसमें अगर एक केदली का फूल होता तब यह और अच्छा लगता। राजकुमारी वहाँ से फिर वापस आके उदास होके अपने रूम में जाकर बैठ गई। फिर राजा को पता चला कि उनकी बेटी उदास है। तब अपने बेटी को बुलाकर उनकी उदासी के कारण पूछने लगे। तब राजकुमारी ने बताया कि माला पहनकर फिर से उसी जंगल में गई थी और फिर तोता और मैना ने उसको देखकर हंसते हुए कहा कि अगर इस माला में केदली का फूल होता तब और अच्छा लगता। अब मुझे इस माला में केदली के फूल लगवा के दो, तभी मैं पहनूंगी, नहीं तो मैं नहीं पहनूंगी। और राजकुमारी फिर से उदास रहने लग गई। राजा फिर चिंतित हो गया कि अब इस माला में केदली का फूल कहाँ से ला के लगवाएं। फिर राजा ने अपने सैनिक को भेजकर बिरजू को बुलाए और बिरजू से कहा कि तूने ही मूंगा ला के दिया है तो तू ही मुझे केदली का फूल भी ला के देगा, नहीं तो मैं तुझे अपने राज्य से बाहर निकाल दूंगा। बिरजू फिर उदास होकर अपने घर आ गया और अगले दिन बकरी लेकर उसी जंगल में चराने के लिए गया। और बिरजू उसी नदी के किनारे बैठकर सोचने लगा कि ये केदली का फूल क्या होता है, कहाँ से लेके आए और राजा साहब को कैसे दें। अगर नहीं देते हैं तो राजा साहब हमें गांव से बाहर कर देंगे, क्या करें। इतने में एक परी आई और बिरजू से कहा, तू क्यों उदास है? तब बिरजू ने परी से कहा कि मुझे एक केदली का फूल चाहिए और ये केदली का फूल कहाँ मिलेगा, मुझे कुछ पता नहीं है। अगर मैं ये केदली का फूल राजा को नहीं दूंगा तो राजा मुझे अपने राज्य से बाहर कर देगा। तब परी ने उसे एक केदली का फूल दिया और वो बिरजू केदली के फूल लाकर राजा को दिए। राजा ने उस केदली के फूल को उसी मूंगे के माला में जड़वा के अपने बेटी राजकुमारी को पहनने के लिए दिया। राजकुमारी फिर वो माला पहनकर बगीचे में गई। फिर तोता और मैना ने आपस में बातें करते हुए कहा कि राजकुमारी आज कितनी प्यारी लग रही है। तब तोता ने कहा, हाँ प्यारी तो लग रही है, लेकिन अगर इसके मांग में सिंदूर होता तो ये और भी प्यारी लगती। राजकुमारी फिर आकर अपने घर में उदास होकर बैठ गई। जब राजा को पता चला कि उनकी राजकुमारी उदास है तो फिर उन्होंने अपने राजकुमारी से उदासी के कारण पूछा और राजकुमारी ने बगीचे में तोता और मैना के बीच हुई बात को बतलाए और कहा कि तोता मैना से कह रहा था कि अगर मेरे मांग में सिंदूर होता तो मैं और भी अच्छी लगती। चिंतित हो गए क्योंकि राजकुमारी खाना पीना सब छोड़ दी थी। अब राजा सोच रहे थे कि इतनी जल्दी मैं इसके लिए कोई अच्छा सा राजकुमार कहाँ से ढूंढ के लाऊं और इसकी शादी करवाऊं। तब का पता गांव के उस बूढ़े व्यक्ति को लगा जिसने राजा को बिरजू के पास मूंगा होने की खबर दिया था। तब वो बूढ़ा व्यक्ति आकर राजा से कहता है कि साहब, अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपको एक लड़का बता सकता हूँ तो राजकुमारी की लायक है। तब राजा ने पूछा, कौन है वह लड़का, बताओ। तब वो बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि बिरजू ही राजकुमारी के वर बनने के लायक है। बिरजू ही एक ऐसा लड़का है जो राजकुमारी के ख्वाहिश पूरा कर सकते हैं। राजा को भी उस बूढ़े व्यक्ति का ये सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने बिरजू से राजकुमारी की शादी बड़ी धूमधाम के साथ कर दिए और बिरजू को अपने राज्य का राजा घोषित कर दिए। अब राजकुमारी बिरजू के साथ उसी जंगल में घूमने के लिए गई। तब फिर तोता और मैना बातें करते हुए मैना ने तोता से कहा कि देखो राजकुमारी अब कितना प्यारी लग रही है ना। तब तोता ने मैना से कहा कि हाँ प्यारी तो लग रही है, लेकिन ये दूसरे के बातों पे ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि हम लोगों ने जो जो इनकी बुराई किए हैं वही वही ये करती आई हैं। अपने समझ से काम नहीं कर रही है। व्यक्ति का सबसे बड़ा सौंदर्य उसका अपना समझ है। राजकुमारी को अपनी समझदारी से काम करना चाहिए। राजकुमारी को भी यह समझ में आ गया कि तोता और मैना उसको क्या कहना चाहते हैं।
तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरे के कहने पे कुछ नहीं करना चाहिए, हमें अपने समझ और सोच से काम करना चाहिए। हम कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, जो हमारे काम से खुश नहीं है वो हमारे काम से खुश कभी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमें अपने ही समझ से काम करना चाहिए। ये कहानी अब समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसी तरह के और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर करिए। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।